समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये है सोम की यूनिट 2 फुल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है ये, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है। इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे हम बात करें तो सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, वो है प्योर बेंडिंग एंड डेरिवेशन। जो बेंडिंग इक्वेशन है उसका डेरिवेशन, तो वही डेरिवेशन है इसमें। देखो एजम्पशंस क्या होते हैं। एजम्पशंस ये है कि बीम का जो मटेरियल है वो है होमोजीनियस, मतलब हर जगह वो बराबर मात्रा में है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं है। दूसरा चीज़, हम लोग हुक्स लॉ का यूज़ कर रहे हैं। किसका? हुक्स लॉ का, जो कि क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तीसरा, प्लेन रिमेन्स प्लेन, मतलब प्लेन पहले जो था अब स्ट्रेस लगने के बाद भी वैसे ही है, मतलब उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करके चल रहे हैं। असल में तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। फिर लोड्स आर अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग। प्लेन ऑफ बेंडिंग पे ही लोड अप्लाई हो रहा है, मतलब जैसे देखा जाए तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे एक तरीके से समझो, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ ई, जो कि क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेम फॉर एवरी फाइबर ऑफ बीम, मतलब हर एक फाइबर के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। ये हमारे कुछ एजम्पशंस थे। अब अगर बात करें बेंडिंग इक्वेशन कैसे होगी, तो स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हमने एक बीम ली, ठीक है। जब बीम लिए, जब उसको प्रेस करेंगे, मान लो एक साइड से यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, एक साइड से यहाँ, तो कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगी, है ना, मुड़ जाएगी ऐसे। अब मुड़ने के बाद इसी फिगर को हमने यहाँ बनाया है। अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझना, जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ऊपर साइड जो होगा कंप्रेशन लगेगा। क्या लगेगा? कंप्रेशन। नीचे साइड क्या लगेगा? टेंशन लगेगा। अब सपोज करो ये हमारी जो बेंडेड है ये हमने बनाया है। अब इसकी लेयर्स की बात करें, इसमें जो फाइबर्स लगे हुए हैं, सपोज करते हैं हम लोग अराउंड 3, 4, 7 फाइबर लगे हुए हैं, ठीक है। 7 में से जो नीचे से होंगे वो टेंशन में होंगे, जैसे ये टेंशन में होगी 3, ये 2, ये 1 टेंशन में होंगी। और ऊपर से देखें तो ये कंप्रेशन में होगी, ये कंप्रेशन में होगी, ठीक है। इसमें 3 होंगी, एक ऊपर वाली, एक ऊपर वाली और एक ये, तीनों कंप्रेशन में होगी। मगर देखा जाए तो एक बच जा रहा है, ना ही वो कंप्रेशन में है ना ही टेंशन में है। कौन है? ये जीरो वाला। ये जो जीरो वाला है, इसे अगर ध्यान से देखोगे तो इस पे ना ही कंप्रेशन लग रहा ना ही टेंशन, इसलिए हम इसे न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। न्यूट्रल एक्सिस की डेफिनेशन पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो उसे भी जान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस होती क्या है। तो न्यूट्रल एक्सिस होती है अ पॉइंट और लेयर वेयर देयर इज नो कंप्रेशन एंड नो टेंशन, मतलब पूरे मटेरियल में आपके लग रहा है स्ट्रेस, मगर एक पॉइंट ऐसा है बीच में जहां पे ना ही टेंशन है ना ही कंप्रेशन। समझे? अब आगे चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 में आपको एक फिगर बनानी है, ठीक है। फिगर में ये EF और GH, EF क्या है? हमारी न्यूट्रल एक्सिस है। इसको हम लोग NA से भी डिनोट कर सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। EF हमारी न्यूट्रल एक्सिस है और GH हमारी, एक तरीके से अभी GH एक पॉइंट हमने ले रखा है। अब इसी को जब बेंडेड वाली इक्वेशन पे दिखाएंगे तो क्या होगा? EF पे तो कुछ हुआ नहीं है, तो EF एज इट इज रहेगा, बस सीधा नहीं है क्योंकि मुड़ जाएगा, मगर उस पर कोई कंप्रेशन कोई टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। अब ये जो GS था, ये GH नहीं रहा, ये बन गया GH H', मतलब कि इस पे जो फोर्स का अप्लाई हुआ है तो इसीलिए बेंड हो गया है। अब देखो जब ये बेंड होगा तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। इसके साथ एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ऊपर सपोज करो O नाम दे दिया ऐसे, ठीक है। तो ये EO और ये ई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मतलब जो बेंड होगा तो इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर दे रहे हैं। ये जो एंगल है हमारा बन रहा है वो थीटा है। इसकी यहाँ से लेके डिस्टेंस O से लेकर के EF तक की डिस्टेंस कितनी है? R है। और इन दोनों लेयर्स के बीच की जो थिकनेस है वो है Y। क्या है? Y। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप 2 में आपको पता चल गया क्या करना है। स्टेप 3 में देखो लेंथ ऑफ EF निकालना है। यहां से अगर EF की लेंथ हम लोग देखें तो क्या हो जाएगी? अगर इस फिगर में आएंगे हम लोग तो EF क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस होता है ना। अगर एंगल को देखा जाए तो ये हो गया R थीटा। क्यों? GH का क्या हो जाएगा? EF बराबर GH बराबर R थीटा। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब अगर यहां से आर्क की वैल्यू देखी जाए तो क्या हो जाएगा? एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल हमारा थीटा है और रेडियस हमारा आर है, तो इसलिए लेंथ ऑफ EF कितना हो गया? R थीटा, राइट।
लेंथ ऑफ EF आर थीटा हो गया। अब यहीं इस बात करें G डैश H डैश की कितनी हो जाएगी, तो G डैश H डैश क्या है, ये R है इतना इतना प्लस Y हो जाएगा, R प्लस वाई इंटू थीटा, ठीक है, R प्लस वाई इंटू थीटा। अब चेंज इन लेंथ मतलब स्ट्रेन कह सकते हो, मगर जब उसका रेशियो होगा तभी स्ट्रेन माना जाएगा। तो अभी चेंज इन लेंथ निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, G डैश H डैश में से GH को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा R प्लस वाई थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया R थीटा वाई थीटा, ठीक है, माइनस R थीटा, तो R थीटा वाई थीटा, R थीटा और R थीटा कट गया, बचा कितना वाई थीटा। स्टेप 2 में हमने ये किया है। अब स्टेप 3 पे चलते हैं, सॉरी स्टेप 4 पे चलते हैं। तो आप लोग जानते हो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन को डिनोट करते हैं हम लोग E से, और वाई थीटा अपॉन R थीटा हो गया ना, पहले क्या लेंथ थी वाई थीटा थी, अभी क्या है R थीटा है, तो वाई थीटा अपॉन R थीटा। अब यहाँ देखो थीटा थीटा कट जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को इस वाले E से, या फिर आप चाहो तो स्ट्रेन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, बहुत पहले मैंने आपको बताया था गंदा वाला E, ठीक है, तो वही स्ट्रेन है ये, ऐसे ही कर सकते हैं। तो E यहां से क्या हो जाएगा, E की वैल्यू देखो सिग्मा अपॉन E हो जाएगा, राइट। तो स्ट्रेन की वैल्यू हमने यहां से निकाली, ऊपर क्या किया हमने स्ट्रेन की वैल्यू निकाली, नीचे किया हमने स्ट्रेन की वैल्यू निकाली। अब दोनों को अगर बराबर कर दें तो 1 और 2 को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वैल्यू वो भी है ये भी है। तो E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन E बराबर वाई अपॉन आर, है ना, E बराबर सिग्मा अपॉन E और बराबर वाई अपॉन आर। अब यहां से देखो, यहां से हमने क्या किया, छोटा वाला E है, ये जो है y को इधर ले आ दिए और y को इधर ले आ दिए और E को उधर भेज दिए, है ना। तो E बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, E बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, E बाई आर इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई बराबर E के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब यहां से अगर हम लोग देखें सिग्मा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, वाई ई अपॉन आर, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई ई अपॉन में आर, सिग्मा बराबर वाई ई अपॉन आर, ये समझ गए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बनती है। अब देखते हैं फोर्स ऑन G डैश H डैश, जो हमारा G डैश H डैश जो बेंड हुआ था फिगर में, उसमें फोर्स कितनी लगेगी। तो फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रेस इनटू एरिया। अगर ये देखो तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहां से फोर्स कितनी हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, फोर्स हो जाएगी हमारी प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है हमारा, स्ट्रेस जो हो गया सिग्मा, इनटू एरिया कितनी है DA। तो अब देखते हैं, अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में क्या है हमारा, स्ट्रेस की वैल्यू निकल आई है, राइट, उसी को उठा के हमने यहाँ रख दिया है इनटू DA डेल A। अब ये 5वीं इक्वेशन बन गई हमारी। अब हम लोग को जो निकालना है वो है मोमेंट, और इसी के साथ हमारा ये खत्म हो जाएगा डेरिवेशन। स्टेप नंबर 7 हम लोग जानते हैं मोमेंट इज इक्वल टू F इंटू वाई, F इंटू वाई, फोर्स कितनी है हमारी, ऊपर निकाले अभी, वो फोर्स रखे वाई वाई रखे, तो E अपॉन आर, ये वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया इंटू डेल A, ठीक, ये हमारी 6वीं इक्वेशन। अब हमको इसी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 6, तो M इज इक्वल टू E अपॉन आर वाई स्क्वायर डेल A, M बराबर E अपॉन आर वाई स्क्वायर डेल A। और यहाँ देखा जाए, देख रहे हो सब इंटीग्रेशन हो रहा है बस, E अपॉन आर और ये वाई स्क्वायर इंटू डेल A बन जाता है I। तो ये आपका यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है। अगर इस I को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, M अपॉन आई इज इक्वल टू E अपॉन आर। अब आपको पता है E अपॉन आर की वैल्यू एक और है, ऊपर निकाले थे वो क्या थी, सिग्मा अपॉन वाई। तो यही आपकी फाइनल बेंडिंग इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है, ये आपकी फाइनल बेंडिंग इक्वेशन है। अब इसको याद करने का तरीका देखो, मैकेनिकल इंजीनियर का सिग्मा रूल क्या है, एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है उसका सिग्मा रूल क्या है कि इश्क हो या रिस्क सब यहीं करेंगे, है ना, इश्क हो या रिस्क सब यहीं करेंगे। तो ये एक ट्रिक थी, तो इससे आप याद कर सकते हो। और आई होप कि आपको बेंडिंग इक्वेशन समझ में आ गई, बहुत ही इजी है यार, क्योंकि मैंने ज़्यादा समझाया नहीं, ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, बट आप जब पढ़ोगे तो आप आराम से समझ जाओगे, ठीक है। अब बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो। अब देखो ध्यान से देखना है ये चीज, ठीक है। अ टिम्बर बीम 5 सेंटीमीटर वाइड बाई 7 सेंटीमीटर डीप इज टू बी रीइंफोर्स्ड बाय बोल्टिंग ऑन 2 स्टील फिचेस। इसको ध्यान से देखो, फिगर हम लोग बनाना समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, क्योंकि अगर इतना कर दोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखो क्या करना है हमें। अ टिम्बर बीम है, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, क्या लकड़ी, उसकी बीम है 5 सेंटीमीटर वाइड है, मतलब हमने क्या किया 5 सेंटीमीटर, यहाँ बना रहा हूँ फिगर, दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए
5 सेंटीमीटर हमने एक बना लिया टिम्बर बीम हमारी, और ये देख लो 7 सेंटीमीटर डीप, तो 7 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। ये हमारी 5 है, ये हमारी 7 है, इतना है। इज टू बी रीइंफोर्स्ड बाय बोल्टिंग ऑन टू स्टील फ्लिचेस, तो इसमें स्टील के फ्लिचेस लगाने ताकि मजबूती पकड़े रहे, है ना। तो कैसे होगा, ईच 5 सेंटीमीटर एंड 1/2 सेंटीमीटर इन सेक्शन, मतलब ये याद रखना 5 सेंटीमीटर का मतलब ये आपकी हो गई विड्थ, है ना, वाइड, और 7 सेंटीमीटर ये है डीप, तो एक हिसाब से ये हो गया 1/2 आपका डीप। तो अब 5 सेंटीमीटर, तो इसी के ऊपर अगर एक प्लेट लगा दें, ये हमने लगा दी स्टील की, दोनों साइड बोले हैं सेक्शन, मतलब 2 हैं, तो एक इधर लगेगी एक ऊपर लगेगी, ये नहीं कि दोनों एक ही साइड लगा दो। तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर हो गई, ये भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 की है तो इसीलिए। तो ये जो थिकनेस है यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारी कितनी है 1/2, यहां पे भी 1/2, है ना। इतना समझ गए, ये आई नहीं है, नहीं तो आई समझ लो इसे, यहां दोनों के बीच की डिस्टेंस 1/2 हो गई। अब ध्यान से देखो, इतना हो गया क्वेश्चन, यहां तक क्वेश्चन समझ के अब आगे चलते हैं। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब हमको निकालना है कैपिटल एम, ओके। व्हेन द फ्लिचेस अटैच सिमेट्रिकली एट द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्टील, हमको मैक्सिमम स्ट्रेस भी निकालना है, मतलब सिग्मा की वैल्यू में निकालनी है, सिग्मा मैक्स कह सकते हो, ठीक है। अब चलो इसे देखते हैं कैसे लगा हुआ है। अब इसे देखना स्टार्ट करते हैं। देखो उन्होंने क्या किया, यंग मॉडुलस दे रखा है स्टील का, दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। ES बराबर 2.1 × 10⁵। यंग मॉडुलस ऑफ टिम्बर दे रखे हैं 80, इतना। वाइड 5 सेंटीमीटर, डीप 7 सेंटीमीटर, टू स्टील फ्लिचेस इतना। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मिले और कुछ भी दिमाग ना लगे तो एक चीज याद रखना, ये समझ लो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे लिए। अगर आपको ES दिया गया है, 2 यंग मॉडुलस, ES होता है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील और ET होता है यंग मॉडुलस ऑफ टिम्बर। अगर ये आपको दे रखे हैं, आप कुछ मत करो, ऐसे लिखना ES/ET इज इक्वल टू M, और M को आगे ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना, M बराबर मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है, इतना लिखना। उसके बाद ES की वैल्यू रखना ऊपर, और यहाँ पे ES रखना, यहाँ पे ET रखना, बराबर में जो वैल्यू आए उसको निकाल देना। जैसे कुछ भी आएगा, जैसे 1.5 नहीं आएगा, यहाँ पे आई थिंक कितना आया है, देखो ES 15 आया, ठीक है, तो 15 आएगा, ऐसे निकाल के बता देना M इज इक्वल टू 15। तो आपको डायरेक्ट एग्जामिनर बिना कुछ सोचे 1 नंबर तो पक्का दे देगा M की वैल्यू निकालने पर, ठीक है। तो ये जरूर करना, ये एक प्लस पॉइंट रहेगा, सिग्मा रूल समझ सकते हो। अब हमको इसमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो M का फॉर्मूला याद रखो। M का फॉर्मूला जो आपने बेंडिंग इक्वेशन से निकाला है उसको हमेशा याद रखो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जरूर लिखो। तो क्या हो जाता है, M/I इज इक्वल टू E/R इज इक्वल टू σ/Y। तो इन सबको लिखोगे ना तो पॉइंट्स आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इन्होंने डेटा एज्यूम किया है कि 6 MPa जो है मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस होता है इन टिम्बर, ठीक है, इसको इन्होंने एज्यूम किया है अपनी तरफ से, यहां से निकाला इन्होंने ये। अब एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे और देना चाहता हूं, और वो फॉर्मूला है आपका, आई थिंक इधर दे रखा है, ये रहा, ओके। फॉर्मूला नंबर 2, BS/BW, BS/BW इज इक्वल टू, ये याद रखना, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये ES/EW, ठीक है, ES/EW हो जाएगा σW/σS। अब इससे क्या होगा ना, आप ये जब फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको अलाउएबल स्ट्रेस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आपको ये दिया होगा, EW की वैल्यू दी गई होगी, इसकी दी गई होगी, विड्थ दोनों की दी गई होगी। अगर टिम्बर में निकालना तो ये बराबर इसके कर दो, अगर स्टील में निकालना है तो यहाँ स्टील का और वुड का जैसे रहता है नॉर्मल, वैसे करके आप निकाल सकते हो। तो वही फॉर्मूला रख के इन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखोगे तो ES/ET इज इक्वल टू σ1/σ2 किए हैं, जो कि मैंने ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है, ये आपका फॉर्मूला है, ये याद रखना, ठीक है। BS/BW इज इक्वल टू σ1/σ2 बराबर ES/EW। ये जब लिखोगे तो एक पॉइंट आप और आगे चले जाओगे, जिससे आपको मिल जाएगा σ1 की वैल्यू या σS की वैल्यू, तो वो मिल गई। अब आगे देखो क्या करते हैं, लेट σT भी एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर टिम्बर, σS इतना फॉर स्टील, तो ये करना है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, नाउ फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन σ/Y बराबर कांस्टेंट, σ/Y को कांस्टेंट कर दिए, फिर σS/AC और σSAB/AB, मतलब कि ये रेशियो ले लिए हैं कि ये जो है यहां से σS/AC ये
अपॉन में सिग्मा एस अपॉन ए सी, और ये सिग्मा ए बी अपॉन ए बी, मतलब ये डिस्टेंस। तो इन्हीं दोनों को लिख करके आपको ये डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस समझा दूं आपको। देखो आधा सेंटीमीटर इधर बढ़ा, आधा सेंटीमीटर इधर बढ़ा, तो ये पूरा 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 7 तो दिया ही था, अब 8 हो गया। ये 5 दिया ही है, ये 5 सेंटीमीटर आपको दिया ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इतना करने के बाद देखो ये फॉर्मूला है, एक तरीके से इन्होंने अपने तरफ से लगाया सिग्मा अपॉन वाई के फॉर्म में। जब ये हो गया, इतना करने के बाद आपको सिग्मा टी ए बी कितना है 6 MPa, ये एज्यूम है। ठीक है, एज्यूम्ड डेटा है ये। अब आगे चलते हैं। देखो मैक्सिमम अलाउेबल स्टील उसी में ऊपर वाले इक्वेशन में ही वैल्यू रख दिए हैं, और आ गया है 102.85 MPa। जब इतना हो गया तो इन्होंने ये वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू निकालने के बाद अब देखो क्या करते हैं। अब देखो आगे क्या किया इन्होंने, एक फॉर्मूला लगाया सिग्मा टी इंटू जेड टी, सिग्मा एस इंटू जेड एस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब याद रखना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको एक बार टिम्बर का निकालना पड़ेगा, मतलब M1 कह सकते हो उसे, और एक बार M2 निकालना पड़ेगा, और दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपका कैप पूरा M निकल आएगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन वही किया है इन्होंने। एक चीज अगर आप चाहो तो BD स्क्वायर अपॉन ए याद रख सकते हो, बट ज्यादातर क्या होता है BD क्यूब अपॉन 12 होता है। ठीक है, वो याद रखना। बट यहाँ पे इन्होंने BD स्क्वायर अपॉन ये जो इसका स्ट्रेस है उसकी वैल्यू रखे हैं, इस तरह यहाँ पे रखे हैं, और फिर जाके सॉल्व किए हैं। ठीक है, जब इतना हो गया तो ये आपका एक न्यूमेरिकल इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे वाला जो न्यूमेरिकल है। देखो इतना अगर कर दोगे 10 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, 10 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एक फिगर बना लोगे, अगर गिवन लिख दोगे, और अगर ES/EW वाला काम कर देते हो, जैसे इसमें तो दे रखे हैं, इसमें आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर नहीं देते हैं तो आप कर लेना। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अ टिम्बर बीम 80 mm वाइड, मतलब कुछ नहीं, आपको एक 80 mm बनाना है वाइड है, 160 mm डीप, तो 160 mm डीप हो गया, ये हमारा 80 mm हो गया, ये हमारा 160 mm हो गया। रिइंफोर्स्ड विद 2 स्टील प्लेट्स 5 mm थिक एंड 60 mm वाइड, मतलब 60 mm वाइड हैं मगर 5 mm थिक है, तो 60 mm वाइड क्या हो जाएगा, ये हमारा 80 दिया गया है पूरा, तो 60, 10 इधर से छोड़ देते हैं, 10 इधर से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बीच में कितना बचेगा, 60 ही बचेगा, तो 60 यहाँ रख लिए, 60 यहाँ रख लिए। याद रखना बीच में ही रखना है, ये नहीं कि इधर एक बार इधर चिपका दिए दूसरे वाले को उधर चिपका दिए, ऐसे नहीं, बीच में ही रखा। ये 60 mm हो गया, ऊपर 60 mm हो गया, और ये कितना है, ये हमारा 160 है ही। बस थिकनेस की बात करें तो इन्होंने 5 mm दे रखी है, तो ये जो है यहाँ तक 5 mm है। अब आगे अगर बात करें क्या हो गया, आपको दिए रखे हैं बेंडिंग मोमेंट, मतलब M की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू 800 न्यूटन मीटर दे रखे हैं। एट सेक्शन ऑफ द बीम कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेसेस इन टेंशंस एंड कंप्रेशन इन वुड एंड स्टील। तो इन्होंने आपसे दोनों पूछा है, एज पहले पिछले वाले क्वेश्चन की तरह M1 और M2, तो वही निकालना है। अगर इतना डेटा लिख देते हो, ये फिगर बना देते हो, तो कुछ नहीं 3 नंबर से ज्यादा ही पाओगे, कम नहीं पाने वाले हो। ठीक है, अगर फॉर्मूला बता रखा है आपको M/I वाला, वो लिख दोगे तो भी मार्क्स मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि y2 की वैल्यू लिखें, आप भी ऐसे कर सकते हो। अब न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट आता है, तो फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ जो दिए हैं। ये फिगर है आपकी, राइट। फिगर में जो न्यूट्रल एक्सिस होता है एक रेक्टेंगल का, वो जनरली बीच में ही होता है, मतलब देखा जाए तो 160 है, तो आपको बीच में एक लाइन खींचनी है, 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में, तो 80 mm ये हो गया, 80 mm वो हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम ऑफ टिम्बर फ्रॉम NA, है ना, न्यूट्रल एक्सिस से जो एक्सट्रीम फाइबर होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 80 mm होगी। वुड के लिए, किसके लिए, वुड के लिए, जो वुड होगी हमारी, उसमें जो मैक्सिमम फाइबर होगी यहाँ कहीं होगी ना, यहाँ पे लाई करेगी, तो मतलब 80 mm दूर है वो सेंटर से, 80 mm यहाँ से। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं, और इसी तरह की एक्सट्रीम फाइबर ऑफ स्टील फ्रॉम NA, तो एक्सट्रीम फाइबर उसकी कहाँ होगी, एकदम टॉप पे होगी, है ना, तो हो जाएगी 80 + 5, 85 हो जाएगी, 85 mm ले लिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्मा 1 स्टार माने मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील, तो स्ट्रेस इन स्टील, और फिर देखो मैंने आपको बताया था ना, एक फॉर्मूला बता रखा है, ES/EW रखना बराबर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, उसी में देखो ऐसे कैसे करके सिग्मा 1 की वैल्यू निकाले हैं 15 सिग्मा 2। यहाँ जब इतना आ गया तो उन्होंने सिग्मा 1 स्टार मान रखा है एक चीज, सिग्मा 1 अपॉन 80 इक्वल टू सिग्मा 1 स्टार अपॉन इतना, सिग्मा 1 स्टार की वैल्यू इतनी आ गई इनकी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, देखो
फॉर्मूला लगाया है m1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन y1 इंटू i1। बेंडिंग इक्वेशन है ये आपकी, बेंडिंग इक्वेशन है, तो याद रखना उससे इन्होंने m1 की वैल्यू निकाली। सही से m1 नहीं आया, मगर अब i1 की वैल्यू निकालनी, तो i1 की वैल्यू में याद रखना जो स्टील प्लेट होता है उसका होता है BD क्यूब अपॉन 12, BD क्यूब अपॉन 12 याद रखना। एक रेक्टेंगल का ही होता है, ठीक है, एक रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा BD क्यूब अपॉन 12, ये याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगा आपको। उसी तरीके से फिर यहाँ इन्होंने पूरा m1 निकाला, जब i1 निकाल लिया इन्होंने तो m1 में उसकी वैल्यू रख दी और यहाँ पे इनका ही आ गया। उसी तरह सिमिलरली m2 की बात की है तो सिग्मा 2 आपको पता है, y2 आपको पता है और i2, ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया 80 इंटू 160 अपॉन 12। सिग्मा 2 की वैल्यू नहीं पता है आपको तो सिग्मा 2 अपॉन 80 ऐसे रख दिए एज इट इज, तो इसको ले लिए। अब ये आ गया तो m बराबर m1 प्लस m2 कर दिए और दोनों की वैल्यू रख दी। तो इतना अगर आप कर ले जाते हो, है ना, अगर आप इतना कर ले जाओगे तो काफ़ी मार्क्स गेन कर ले जाओगे एक हिसाब से। 800 इंटू 10 की पावर 3 इतना बराबर, ये आपको दे रखा है, याद है ना, किसकी वैल्यू हुई है, कैपिटल M की। तो M दे रखा है, बराबर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। तो यहाँ से एक तरीके से आपका सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाती है और सिग्मा 2 की। इतना कर दोगे तो यार, अगर देखो फॉर्मूले लिख के आना, जैसे न्यूमेरिकल में क्या है कि यूनिट 2 से सारे न्यूमेरिकल आप कर लो, बहुत ही मुश्किल है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, ईजी नहीं है। तो अगर वो मार्क्स पाना है आपको तो पहला चीज़ क्या करना है, जैसे हो देखो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है और आप इतना कर सकते हो कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका फिगर बना सकते हो। इतने बड़े इंजीनियर तो हो ही आप, तो फिगर पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिगर बनाना, फिगर बनाने के बाद आपको गिवन लिखना है, फाइंड क्या करना है, ये सब आप कर सकते हो, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद फॉर्मूले लिखना, फॉर्मूले जैसे बेंडिंग इक्वेशन लिख देना और वो ES अपॉन मतलब मॉड्यूलर वाला लिख देना, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप चाहो तो I क्या क्या होता है, जैसे BD क्यूब अपॉन 12, है ना, ये सब लिख दोगे तो एग्जामिनर समझेगा कि हाँ ठीक है इतना लिखा है। अगर ये सारे फॉर्मूले और एक आध चीज सॉल्व कर दिया आपने तो भैया 7 से 8 नंबर ऐसे दे देगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, समझे। अब बात करते हैं, derive the expression for shearing stress at any section on a beam and show the distribution of shearing stress over a rectangular section। तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। अब इसको आगे देखते हैं। इसको देखने के लिए आप देखो, ध्यान से देखो, इस चीज को समझ लेना क्योंकि इस पे यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि आपके पार्ट 1 में बसता है और कुछ नहीं है। देखो ये हमने एक कंसीडर किया है, ठीक है। अब ये हमारी एक बीम लगी हुई है बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमने 2 एरिया कंसीडर किया है, AB और CD, ठीक है। AB CD, तो AB ये ऊपर से ऐसे लग रहा है, CD ऐसे लग रहा है। अब सिग्मा DA, अब मान लो ये पाइप जो है कहीं लगी है तो प्रेशर इनटू एरिया कनेक्टेड हुई, कैसे, क्योंकि हमारा थ्रस्ट क्या होता है, F इक्वल टू प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो वही चीज, प्रेशर कितना है सिग्मा और DA क्या है, एरिया है हमारा, वहां पे क्या हो जाएगा सिग्मा प्लस D सिग्मा, वहां पे दूसरा सिग्मा लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा, इंटू DA, ठीक है। इतना समझ गए। तो अब मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि NA से लेके EF की वैल्यू, NA से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, y1 है, और यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी है, y है, ठीक है, ये याद रखना। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू UDL क्या होगा, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वेरी करेगी पूरे लेंथ में, मतलब पूरे बीम के लेंथ में हर जगह अलग अलग होगी, ये नहीं कि हर जगह सेम होगी, ठीक है। कंसीडर AB एंड CD, AB और CD को कंसीडर करोगे तो एट AB क्या हो जाएगा, F बराबर शियर फोर्स, M बेंडिंग मोमेंट, I MY ऑफ सेक्शन, वहां पे क्या हो जाएगा, F प्लस DF हो जाएगा, M प्लस DM हो जाएगा। आगे चलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस एट डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, जब डिस्टेंस y से देखोगे तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M अपॉन I इंटू y, है ना, ये फोर्स की वैल्यू। अब देखा जाए तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस ऑन AB, तो AB में हमारी डिस्टेंस कितनी है, y दे रखे हैं तो y हमने रखा। फिर इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस ऑन CD, CD में देखोगे तो y की भी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, ये हो जाता है M प्लस DM हो जाता है, और अपॉन I सिग्मा प्लस D सिग्मा हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखोगे तो हो जाता है फोर्स ऑन AB बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया अपॉन में M अपॉन I इंटू वाई इंटू DA, है ना, M अपॉन I इंटू वाई इंटू DA, फोर्स ऑन AB।
अब फोर्स ऑन सी डी क्या हो जाएगा, एम की वैल्यू चेंज हो जाती है अपॉन में वाई इंटू डी ए। अब बात करते हैं नेट अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो जाएगी, माइनस कर देंगे किसको, एफ ऑन सी डी जो फोर्स सी डी पे है माइनस फोर्स ऑन ए बी, वही वैल्यू रख दिया, और टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ पे निकल के आता है इतना। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ निकल के आएगा आपका डी एम अपॉन आई इंटू वाई बार इंटू ए। ठीक है, अब ए क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन एबव ई एफ, एरिया ऑफ सेक्शन एबव ई एफ, और वाई बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम एन ए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बनती है। एट द लेवल ई एफ शियर फोर्स इज गिवन एज शियर स्ट्रेस इंटू शियर एरिया, तो टाउ इंटू बी इंटू डी एक्स हमारा ये एरिया हो जाएगा, बी इंटू डी एक्स, और ये टाउ हमारा शियर स्ट्रेस दिया गया है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर सकते हैं, और जब बराबर करेंगे तो क्या होगा देख लो, 1 और 2 को जब बराबर करोगे तो टाउ की वैल्यू आपकी निकल के आएगी फाइनल, वो ये होगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, प्रूफ भी पूछ सकते हैं इसलिए मैंने बता दिया है, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, समझने की कोशिश करना। अब पार्ट 1 में आपका बेंडिंग इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर चांसेस की अगर लकी रहोगे आप तो वही आपको मिल जाएगा और आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, अब थोड़ा और बात कर लें पार्ट 1 में क्या इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 में आपका इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो और निकल के आता है वो है ये टी सेक्शन का। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आई थिंक इसी में है एटम में, ये देखिए। ठीक है, ये जो है आपका एक रेक्टेंगुलर रॉड है, रेक्टेंगुलर बीम है, जिसमें ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और एक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे, ये जो हमारी रेक्टेंगुलर बीम है इसमें जो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे होगा, वो न्यूट्रल एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, टाउ मैक्स यहाँ पे होगा, और ऊपर जो है उसके ऊपर तो कोई एरिया है नहीं, तो टाउ 0 हो जाएगा, नीचे क्या है, टाउ 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब अगर इस फिगर को और समझना चाहो तो न्यूट्रल एक्सिस से ई एफ की डिस्टेंस कितनी है, वाई, और ये कितना है, पूरा डी है, तो ये कितना हो जाएगा, d/2, और इतनी एरिया हो जाएगी d/2 माइनस वाई, इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, टाउ मैक्स होता है 1.5 टाउ एवरेज। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इतना है इसमें। अब बात करते हैं आपसे कुछ और न्यूमेरिकल्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल सकते हैं, कि अगर आना होगा तो यही आएंगे। ये टी सेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें देखो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने निकाला है A1 Y1, देखो फॉर्मूला देखो, यहाँ पे लिखा है इन्होंने A1 Y1 और A2 Y2 अपॉन में A1 प्लस A2। ठीक है, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के बाद इन्होंने शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस निकाला है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या था, टाउ एन इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी, और उसमें वैल्यूज को रखे हैं, फिर टाउ एन निकाल लिए। फिर यहाँ से देखें शियर स्ट्रेस एट इन द वेब जस्ट एट द जंक्शन ऑफ वेब एंड फ्लैंज, और फिर जस्ट एट द जंक्शन ऑफ द फ्लैंज एंड वेब इन द फ्लैंज। ठीक है, तो दोनों निकाले हैं, पहले ऊपर का निकाल लिए एक तरीके से, इतना आया है, फिर नीचे का निकाल लिए हैं और इतना आया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसमें मेनली आपसे ये पूछे हैं, अगर आप टी का देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रही है। ठीक है, कुछ मत करना, यहाँ पे एक सेंट्रॉइड बना देना। ठीक है, और यहाँ पे एक सेंट्रॉइड बना देना सिमेट्री टाइप का। तो उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इनमें भी यही है कि आप फॉर्मूला लिखें, जितना हो सके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। आपको ट्राई करना कि आप समझ के लिखो, और इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये टी वाला क्वेश्चन देख लेना, बाकी बेंडिंग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर चांसेस हैं वही आपके एग्जाम में आ जाए। तो बस इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आपका पार्ट 1 है, और मैक्लॉय मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेक्शन वगैरह, तो अगर आप चाहो तो आप वो पहले देखो। ठीक है, मैं वीडियोज़ लाऊंगा, और तो मेक श्योर आप वो सारी देखते हो। कुछ तो आपको समझ में आया ही होगा इसमें, आई थिंक मैंने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आई कांट गारंटी, बट क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेंडिंग इक्वेशन याद रखना, और दूसरी चीज़ आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं। जो न्यूमेरिकल्स बताए हैं बेंडिंग इक्वेशन के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, और कमेंट करिए अगर समझ में आया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जरूर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट 2 बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूनिट है, अगर एक तरीके से देखोगे तो ईजी नहीं होने वाली है, कॉम्प्लेक्स यूनिट है, इसीलिए सबसे लास्ट में इसको अटेम्प्ट किया है। तो अगर आपकी यूनिट 1 तैयार है, 4 तैयार है और 3 तैयार है अच्छे से, तो आप पास ऐसे ही हो चुके हो। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें 1-2 पॉइंट ही छोड़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे कवर किए हैं। तो
तो अगर आपने वो अच्छे से की हैं, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आप पास हो चुके हो। मगर हाँ, ये भी करके जाओ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंडिंग इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना। और अगली वीडियो जो आने वाली है वो ज़रूर देखना, इसी की रहेगी, और आज ही पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। तो सोम की यूनिट 2 आज कवर हो जाएगी, देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।